गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है वंस अगेन मेरे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप मैं दोनों एक दूसरे से इंटरेक्टिव हो रहे हैं और लगातार अपने ज्ञान स्तर का एक लेवल प्राप्त करने की कोशिश जारी है। आपको आने वाले कंपटीशन एग्जाम की अगर बेसिक से लेके एडवांस लेवल की तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे जरूर शेयर करें। little bit effort of your and my effort will be a good result। चलिए, आज का टॉपिक आपके सामने है एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया। जी हाँ, यह है इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जी ने इकोनॉमी में आपको भारतीय विदेशिक जो व्यापार होता है या सेक्टर जो होते हैं उसमें क्या संबंध है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें मैं बेहतरीन डिस्कस करने जा रहा हूँ, बने रहिएगा अंतिम तक, तब आपको पूरा सेशन मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं इसके संदर्भ में बताता हूँ कि होता क्या है। सपोज दिस इज इंडिया, ओके, और इसके संदर्भ में आप जानते ही हैं पूरा विश्व, ठीक है। ये अफ्रीका हो गया, ये अमेरिका हो गया और इधर फिर पूरा विश्व। ये मैंने हल्का सा ड्रॉ किया है, ऐसा कोई खास ड्रॉ मुझे आता नहीं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। इंडिया का विश्व के तमाम देशों के साथ जो कुछ लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जी हाँ, वो विदेशी व्यापार के तहत आता है। विदेशी व्यापार में आप इससे पहले आप समझिए कि व्यापार आज के संदर्भ में पूरी तरह से ग्लोबलाइज हो चुका है। 1991 में भारत ने अपने पूरे दरवाजे खोल दिए थे, अर्थव्यवस्था का पूरा विकास हुआ और इसके तमाम परिणाम निकले और आज हम लोग लगभग अभी हाल में ही आपको पता होगा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी 1991 से अगर आप देखा जाए तो 30 साल गुजर जाने के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी ऊंचाई पर पहुंचा है, क्या इसमें कमियां हुई है, इसके प्रभाव क्या है, किसी और वीडियो में होगा। लेकिन आज छोटी छोटी बातें जो आपको विदेशी व्यापार भारत का किसी दूसरे देश के साथ संबंध को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई मस्ट से प्लीज शेयर दिस चैनल्स टू योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। चलिए, सबसे पहले जो पहला टॉपिक होगा वो होगा विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। विदेशी मुद्रा भंडार, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विदेशी मुद्रा भंडार जिसको हम लोग फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व। आपको पता होगा वर्तमान में फॉरेक्स रिजर्व बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि हमारा फॉरेस्ट रिजर्व जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ तो अर्थव्यवस्था अपने सुस्त अवस्था में चल रही थी कोविड की 1-2 तीसरे वेव के कारण, उससे अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मतलब एक तरह से मंदी के हालात में पहुंच रही थी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो $600 बिलियन पार कर चुका है। जी हाँ, तो होता क्या है फॉरेक्स रिजर्व? देखिए, फॉरेक्स रिजर्व क्या है? वास्तव में किसी अर्थव्यवस्था के किसी समय विशेष में, किसी भी अर्थव्यवस्था के किसी भी समय विशेष में जो कुल विदेशी मुद्रा होती है, कुल विदेशी मुद्रा एट अ पार्टिकुलर टाइम, 1 वर्ष हो, 10 वर्ष हो, कुछ किसी निश्चित समय में लेना पड़ेगा। कुल विदेशी मुद्रा आपके पास कितनी है, इसी को कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व। सपोज भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के पास कितनी टोटल एक निश्चित समय अवधि में, एक निश्चित विशेष वर्ष में कितना फॉरेक्स रिजर्व जमा है, कितना विदेशी मुद्रा जमा है। इस फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है? तो सबसे पहले तो सोना, गोल्ड, उसके अलावा आप जानते हैं कि एसडीआर, जी हाँ, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंच, आईएमएफ में जो रिजर्व ट्रेंच है वो है। ये 3 जनरली माना जाता है। इसके अलावा डॉलर में जो रखी गई विदेशी मुद्रा है वो भी इसके तहत आता है। तो विदेशी मुद्रा रिजर्व सोना में, एसडीआर में, ठीक है, और रिजर्व ट्रेंच के रूप में अभी संचित है हमारे पास। ये था विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। ओके, आई थिंक यू हैव टू बी
अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। इस सेक्टर से आपको 3 प्रश्न या 4 प्रश्न यूपीएससी पूछती है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। अगला आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं हम लोग विदेशी उधार के बारे में। एक्सटर्नल बोरोइंग जो होता है वो विदेशी उधार, यानी जो एक्सटर्नल क्रेडिट हम लोग का ऋण है वो क्या है। तो सीधी सी बात है, विदेशों से जो कुछ हम लोग उधार लेते हैं उसी को हम लोग विदेशी उधार बोलते हैं। ये जनरली 2 प्रकार का होता है, सरकारी हो सकता है, सरकारी उधार लेती है, या गैर सरकारी हो सकता है, यानी गैर सरकारी कंपनियां और लोग भी जो उधार लेते हैं। इसके अलावा ये 2 प्रकार का होता है, या तो अल्पकालिक हो सकता है या तो दीर्घकालिक हो सकता है। अब इसी के संदर्भ में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि भारत का जो विदेशी मुद्रा ऋण है, क्या उसमें सार्वजनिक अर्थात सरकार का अधिक योगदान है, मतलब सरकार अधिक ऋण लेती है, या फिर गैर सरकारी लोग, निजी कंपनियां। तो निश्चित जवाब था गैर सरकारी लोग। ठीक है, हमारा देश। दूसरा है कि हमारा ऋण जो है अल्प अवधि वाला ज्यादा है या फिर दीर्घ अवधि वाला। तो आपको पता होना चाहिए अल्प अवधि वाला बहुत कम है, दीर्घ अवधि वाला ज्यादा है। अर्थात हम पे बर्डन अभी अचानक नहीं आएगा कि हमको उधार चुकाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात, बस आप डेटा इसका हमको नहीं बताना है, बस आप समझ लीजिए ओवरऑल विदेशी उधार सरकारी गैर सरकारी हो सकता है, अल्प अवधि के लिए दीर्घ अवधि के लिए हो सकता है, जिसमें सरकारी का हिस्सा अगर देखा जाए तो बहुत कम है, गैर सरकारी का हिस्सा ज्यादा है। इसमें अल्प अवधि वाले ऋण जो है वो कम है, जबकि दीर्घ अवधि वाले ऋण ज्यादा है। चलिए ये थोड़ा सा डेटा आप समझ लीजिए। अगला आने वाले हैं हम लोग इसी संदर्भ में नियत मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था, नियत मतलब होता है फिक्स्ड, इंग्लिश में इसको फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड करेंसी रिजीम कहते हैं। फिक्स्ड करेंसी रिजीम। फिक्स्ड करेंसी रिजीम क्या होता है? देखिए फिक्स्ड करेंसी रिजीम के तहत क्या होता है, आईएमएफ जो है उसके द्वारा सदस्य देशों, जो दुनिया के सदस्य देश हैं, उसकी कुछ खास मुद्राओं को, विनिमय दरों को, एक तरह से कुछ खास देश है, 5-6 देश है, उसके मतलब टोकरी में जो मुद्रा होता है उसी मुद्रा के आधार पर, मतलब 5 ऐसे देश हैं या 5 मुद्रा है जिसके मतलब उसी की मुद्राओं में कन्वर्ट करने का, एक तरह से विनिमय करने का, एक्सचेंज करने का एक तरह से पावर देती है। और एक तरह से नियत मुद्रा व्यवस्था पहले चला करता था, अब अधिकांश देश नियत मुद्रा व्यवस्था को छोड़ चुकी है। ठीक है, तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि आईएमएफ के द्वारा कुछ खास मुद्राओं को विनिमय का मतलब माध्यम मान लिया जाता था। अगर कोई देश अपना एक्सचेंज करवाना चाहती है तो आप इस मुद्रा में एक्सचेंज करा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज फिक्स्ड मुद्रा, फिक्स्ड करेंसी रिजीम। आई थिंक यू गॉट इट। जैसे कि इसमें कौन कौन सा मुद्रा आ सकता है, तो यूके का पाउंड स्टर्लिंग है, यूएसए का डॉलर तो है, जापान का येन है, जर्मनी का ड्यूस मार्क है, और फ्रांसीसी का फ्रैंक है। उसमें समझ लीजिए एक टोकरी है जिसमें 5 देशों का मुद्रा है। उसी मुद्राओं में आखिर क्या होगा, सभी देशों के मुद्राओं को कन्वर्ट करने का एक मौका मिलेगा, विनिमय करने का एक मौका मिलेगा। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड। ओके, लेकिन फिक्स्ड को छोड़ दिया जाए तो अब हम लोग फिक्स्ड के स्थान पे, नियत के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, उत्प्लावित। इसको हम लोग फ्लोटिंग कहते हैं, फ्लोटिंग करेंसी रिजीम। देखिए फ्लोटिंग करेंसी रिजीम क्या होता है, ये बाजार की शक्ति द्वारा कंट्रोल मतलब निर्धारित होता है। ठीक है, मतलब इसमें जब मुद्रा का विनिमय दर सरकार ना निर्धारित करके, अगर मार्केट फोर्स, मार्केट फोर्सेस, जिसमें जनरली 2 चीज आता है, एक होता है डिमांड यानी मांग, और दूसरा होता है सप्लाई। जब मुद्रा का मांग और सप्लाई मुद्रा की व्यवस्था को कंट्रोल करने लगे तो इस व्यवस्था को कहते हैं फ्लोटिंग करेंसी रिजीम। ध्यान से सुनिए, जब मुद्राओं की विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियां अगर निर्धारित करने लगे या उस पर टिकी हो तो ऐसी व्यवस्था को उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था कहते हैं। और तमाम वैश्विक देश या विश्व के अधिकांश देश वर्तमान समय में
फ्लोटिंग करेंसी रिजीम को फॉलो कर रही है। ओके, विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति ही इस चीज को प्रभावित करती है। जिस विदेशी मुद्रा की मांग जितनी ज्यादा होगी, उसकी उतनी मांग बढ़ जाने से उसका एक तरह से वैल्यू बढ़ जाएगा, वो अप्रिसिएट कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आप इसे करंट में आप समझ सके तो अच्छी बात है। उस प्लावित को हम लोग हटाते हैं और इसके दोनों का एक मिक्सचर होता है, उसको कहते हैं प्रबंधित। प्रबंधित कहें या फिर एक तरह से मैनेज, आप यहां पर मैनेज कर सकते हैं, MANAGED, मैनेज्ड। अभी आपने दो प्रकार का, एक तो आपने पढ़ा नियत, दूसरा पढ़ा उत्प्लावित मुद्रा करेंसी। एक था फिक्स्ड, दूसरा था फ्लोटिंग। दोनों रिजीम को मिला के एक नया रिजीम व्यवस्था बनाया गया जिसको मैनेज्ड फिक्स्ड करेंसी, मैनेज करेंसी मैनेजमेंट, MCM। मैनेज करेंसी मैनेजमेंट में क्या होता है, नियत मुद्रा व्यवस्था और उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था, दोनों के जो गुण हैं, दोनों के जो फीचर्स है, उसका मिला जुला स्वरूप होता है। यह नियत और उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्थाओं का एक मिश्रित स्वरूप है जिसमें सरकारें द्वारा विदेशी मुद्रा को खरीद बिक्री करके, मतलब सरकार विदेशी मुद्रा का खरीद बिक्री करती है, सरकार नहीं करती है, RBI या फिर जिसके अलग अलग जो केंद्र बैंक है उसके द्वारा, ठीक है, खरीद कर डायरेक्टली, या फिर जो मौद्रिक नीति है उसके द्वारा, मौद्रिक नीति के द्वारा भी, ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से करेंसी रिजीम को प्रभावित किया जाता है। तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाता है प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था। और भारत जो देश है वो प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था को अधिकांश फॉलो करता है, ना कि फिक्स्ड को, ना कि फ्लोटिंग को, बल्कि दोनों का इसमें मिश्रण है। क्योंकि देखिए, अगर पूरी तरह से मुद्रा व्यवस्था को छोड़ दिया जाए, यानी फ्लोटिंग को छोड़ दिया जाए या फिर नियत को छोड़ दिया जाए, तो दोनों का जो गुण होगा वो अच्छा माना जाता है। क्योंकि नियत में क्या है, तो सब कुछ सरकार निर्धारित कर लेगी। फिक्स्ड तरलता में क्या होगा, यानी फ्लोटिंग में क्या होगा, सब कुछ बाजारे फोर्स नियत करेगी। तो दोनों से गड़बड़ उत्पन्न हो सकता है, दोनों की स्थिति मतलब पूरा एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो दोनों का मिक्स मिला हुआ जो स्वरूप होता है वो अच्छा माना जाता है कि जरूरत के समय सरकार उसमें हस्तक्षेप करके मुद्रा का व्यवस्था को कंट्रोल कर सकती है, एक्सचेंज रेट में उसको प्रभावित कर सकती है। इसके साथ RBI इनडायरेक्टली रूप से मौद्रिक नीति के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकती है, ताकि बाजार में जो एक्सचेंज वैल्यू है उसकी मात्रा गिरे ना, और सरकार जो है जानबूझकर यानी डॉलर को खरीद ले, डॉलर को खरीद कर, आप बाद में जानेंगे किस प्रकार से इसको प्रभावित किया जाता है। ओके, तो प्रबंधित मुद्रा व्यवस्था, दिस इज ए मिक्सचर ऑफ फ्लोटिंग एज वेल एज फिक्स्ड। ओके, मैनेज करेंसी रिजीम यही है। अब आते हैं मुद्रा का टैगिंग। देखिए, मुद्रा का एक तरह से मुद्रा को टैगिंग कर दिया था, टैगिंग। ये टैगिंग शब्द बहुत ही अच्छा नहीं है, मतलब एक तरह से उसको उसके साथ चिपका दिया, चिपकाना भी होता है, चिपकाना, ठीक है, चिपका दिया था किसी खास देश की मुद्रा के साथ अपने देश की मुद्रा का एक्सचेंज रेट, ठीक है, विनिमय दर को फिक्स कर दिया था। जैसे चाइना ने अमेरिका के डॉलर के साथ अपना देश को पैक कर दिया है। मतलब जब अपनी मुद्रा का विनिमय दर जब किसी विदेशी मुद्रा के टोकरे से पैक कर दिया जाए, जब अपनी देश की मुद्रा का जो दर है, विनिमय दर है, जब आप किसी दूसरे देश की या बहुत ही हार्ड करेंसी की, ठीक है, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं, पैक कर देते हैं, उसकी टोकरी के साथ निर्धारित कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टैगिंग मुद्रा, ठीक है, मुद्रा का पैकिंग कहते हैं इसको, टैगिंग, नॉट पैकिंग। विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? विदेशी विनिमय बाजार, विदेशी विनिमय बाजार शॉर्ट में कहे तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का सीधा मतलब होता है जहां पर विनिमय विदेशी मुद्राओं का खरीद बिक्री किया जाता है। सीधा सीधा विभिन्न मुद्राओं का जहां पर खरीद बिक्री किया जाए, लेन देन किया जाए, एक्सचेंज किया जाए, दैट इज कॉल्ड विदेशी विनिमय बाजार। ये व्यापार शेष क्या होता है, जब
एक देश दूसरे देश से व्यापार करेगी तो स्वाभाविक है एक शब्द आएगा व्यापार शेष। जो नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मतलब आयात, यहां पर निर्यात कर दीजिए, एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात माइनस आयात। जो नेट होता है, नेट आयात और निर्यात के शेष को ही कहते हैं व्यापार शेष। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, आपने स्क्रीनशॉट लो लिया, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक टॉपिक है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास क्या होता है? इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं, याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन। अवमूल्यन नहीं बता दीजिएगा, मूल्यह्रास इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अवमूल्यन, क्योंकि अभी अभी अवमूल्यन भी आएगा। अवमूल्यन देखिए एक साथ मैं बताता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। इसको बोलते हैं डीवैल्यूएशन। एक है अवमूल्यन, एक है मूल्यह्रास। होता दोनों सेम चीज है। जब किसी देश की मुद्रा का मूल्य किसी दूसरे देश की मुद्रा के सापेक्ष अगर गिर जाए, घट जाए, कम हो जाए, तो उसे कहते हैं मूल्यह्रास। लेकिन सब में मूल्यह्रास और अवमूल्यन दोनों प्रभाव एक ही चीज है। प्रभाव कि मुद्रा का वैल्यू घटना, मुद्रा का मूल्य गिर जाना किसी विदेशी मुद्रा के रिस्पेक्ट में। लेकिन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? डेप्रिसिएशन जो होता है वो बाजार के कारण होता है, बाजार फैक्टर, बाजार कारक बहुत से हैं जो मांग और आपूर्ति होते हैं जनरली, उसके द्वारा होता है। जबकि डीवैल्यूएशन जो होता है वो सरकारी अधिकारी, सरकार जानबूझकर करती है। जब जानबूझकर इंटेंशनली सरकार अगर अपनी मुद्रा का मूल्य विश्व के जो सबसे स्ट्रॉन्ग मुद्रा है उसके रिस्पेक्ट में गिरा देती है, ताकि इसके अलग अलग प्रभाव है, बाद में बात होगा इसके प्रभाव क्या है, तो इसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन दोनों का रोल एक ही चीज है, लेकिन करने वाला कारक जो होता है वो अलग अलग होता है। जब डेप्रिसिएशन की बात हो तो सीधा सीधा बाजार फैक्टर अर्थात मांग और आपूर्ति, और डीवैल्यूएशन की बात हो तो सरकार जब जानबूझकर अपनी मुद्रा विश्व के मुद्रा के रिस्पेक्ट में गिरा देती है, मुद्रा का वैल्यू गिरा देती है, दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। इसको करेंसी मैनिपुलेटर कहते हैं। जो देश अपनी मुद्रा का जानबूझकर डिवैल्यूएशन करती है, दे आर कॉल्ड करेंसी मैनिपुलेटर। भारत को भी करेंसी मैनिपुलेटर कहा गया है अमेरिका के द्वारा। चाइना तो बहुत बड़ा करेंसी मैनिपुलेटर है, ताकि वह अपने विश्व के बाजार में अपनी अधिक से अधिक माल का निर्यात यानी इंपोर्ट नहीं बल्कि एक्सपोर्ट कर पाए, क्योंकि विश्व का निर्यात अधिक से अधिक करने के लिए, विश्व में अधिक से अधिक निर्यात करना चाहते हैं तो अपने मुद्रा का वैल्यू तो गिराना ही पड़ेगा। ये दो शब्द है। और इसके जस्ट अगर ऑपोजिट कर दिया जाए मूल्यह्रास की जगह, और इसको अगर मूल्य देखिए, दोनों का अगर जस्ट अवमूल्यन और मूल्यह्रास तो समझिए आप मेरे ख्याल से। अगर इसको हम लोग पुनर्मूल्यन करें, पुनर्मूल्यन, तो पुनर्मूल्यन अगर हो जाए तो इसका मतलब है मूल्य का बढ़ जाना। और अधिमूल्यन का होता है, अधिमूल्यन जब हो तो इसका जस्ट उल्टा, सरकार जब जानबूझकर अपनी मुद्रा का वैल्यू बढ़ा दे, ठीक है, विश्व के अदर दूसरे देश के रिस्पेक्ट में, और अगर पुनर्मूल्यन हो जाए यानी मूल्यह्रास का जस्ट अपोजिट। लेकिन इसमें पता नहीं चलता है कि सरकारें अधिमूल्यन कर रही है या बाजार फैक्टर कर रहा है, एक सब का समझ नहीं आता है। ठीक है, दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आप इस वीडियो में क्या क्या सीखे, वंस अगेन आई विल रिवाइज इट। देखिए, सबसे पहले आपने सीखा कि ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है। शॉर्ट में कहें तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश की एक निश्चित समय अवधि में विदेशी मुद्रा कितनी है उसके पास, यही है। ठीक है, वास्तव में विदेशी मुद्रा में सोना हो सकता है, भारत की रिस्पेक्ट में कहें तो सोना है, रिजर्व ट्रेंच है, आईएमएफ का रिजर्व ट्रेंच है। दूसरा और तीसरा जो है आपके पास एसडीआर है, जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स होता है, जो आईएमएफ एक तरह से कोटा देती है कि आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने देश में, ठीक है, उधार ले सकते हैं, या फिर आईएमएफ से इसको जमा करके आप अपनी मुद्रा का एक्सचेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद मैंने बताया विदेशी ऋण क्या होता है। एक्सटर्नल जो बोरोइंग होता है वो दो प्रकार का होता है, सरकारी होता है, गैर सरकारी होता है।
सरकारी हो सकता है, अल्प अवधि का हो, दीर्घ अवधि का हो, क्योंकि वर्तमान समय में आपको पता होगा दीर्घावधि वाला जो ऋण है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग जो है वो ज़्यादा है, और साथ ही साथ जो जो निजी कंपनियां हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऋण भारत में लेते हैं। सरकार का इसमें ज़्यादा मतलब हिस्सेदारी नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बताया कि मुद्रा व्यवस्था जो होता है, एक होता है नियत और फिक्स्ड करेंसी रिजीम, जिसमें क्या होती है, फिक्स्ड करेंसी रिजीम में IMF जो होती है किसी खास मुद्राओं के जो सेट होता है, जिसमें 5 मुद्राएं, जैसे कि जापान का येन है, अमेरिका का डॉलर है, ब्रिटिश स्टर्लिंग है, ठीक है, ये सब उसके मुद्राओं के सेट को निश्चित मानक मानते हुए किसी भी विनिमय दर को फिक्स कर देती है, उसको कहते हैं फिक्स्ड रिजीम करेंसी, फिक्स्ड करेंसी रिजीम। और उसके बाद मैंने बताया जो उत्प्लावित होता है, उत्प्लावित मतलब फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है, तो ये बाजार के फोर्स के द्वारा होता है, अर्थात मार्केटिंग फोर्स या मार्केट के जो फोर्स है जिसमें डिमांड और सप्लाई आता है मुख्यतः। इसके अलावा और भी फैक्टर हो सकते हैं, तो मुख्यतः जब इसके द्वारा अगर विनिमय दर या एक्सचेंज मार्केट प्रभावित हो रहा हो, विनिमय दर इसको कंट्रोल कर रहा हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं फ्लोटिंग, तैरता हुआ। मतलब इसमें अनिश्चितताएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाजार के फोर्स जो हैं वो कभी बदल सकते हैं, उतार चढ़ाव होते रहता है एक्सचेंज मार्केट में। और अगर इन दोनों का मिला जुला रूप हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिन यानी मैनेज्ड यानी प्रबंधित करेंसी रिजीम, जिसमें क्या होती है, नियत और जो फ्लोटिंग होता है दोनों के बीच वाली अवस्था को चुना जाता है, जिसमें सरकार विशेष अवसर पर, मतलब जनरल अवस्था में मार्केट फोर्स उसको निर्धारित कर रही है एक्सचेंज रेट को, लेकिन अगर विशेष कंडीशन में एक्सचेंज रेट में अचानक गिरावट आ जाए, खलबली मच जाए, ठीक है, तो उसमें सरकार का रोल हो जाता है कि उसको कंट्रोल करे, RBI का रोल हो जाता है ताकि अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से उसको कंट्रोल करें, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, भारत में विदेशी मुद्रा का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, या बहुत विदेशी मुद्रा भारत से चला जाएगा, तो फ्लोटिंग रेट अचानक गड़बड़ा जाए, इसके लिए मैनेज करेंसी रिजीम बेहतर माना जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मुद्रा की पैकिंग क्या होती है। टैगिंग मतलब जब किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा का जो विनिमय दर है, जब किसी देश की मुद्रा के विनिमय दर के साथ जोड़ दिया था, फिक्स कर दिया जाता है कि उसमें जो कुछ बदलाव होगा इसका भी बदलाव होगा। जैसे चाइना जो है अमेरिका के डॉलर के साथ अपने मुद्रा को पैक कर दी है, तो डॉलर में जो कुछ बदलाव होगा उसकी मुद्रा में भी प्रभाव पड़ेगा, टैगिंग था। उसके अलावा विदेशी विनिमय बाजार एक ऐसा मार्केट जहाँ पर एक्सचेंज मतलब लेन देन विनिमय होता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा का खरीद बिक्री होता है, एक्सचेंज किया था, अब कुछ नहीं है, रुपया का डॉलर में, डॉलर का रुपया में, जेन में, एक में। व्यापार शेष, आप जब विश्व के साथ तमाम लेन देन आयात निर्यात करते हैं, तो ओवरऑल आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड व्यापार शेष। अगर आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपका सरप्लस में है, और अगर घटा है तो नेगेटिव में है आप। इसके अलावा इसके बाद अपने मूल्यह्रास समझा, डेप्रिसिएशन, ध्यान रहे डेप्रिसिएशन जो होता है वो बाजार के फैक्टर के द्वारा होता है, बाजार की कारकों के द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। घरेलू मुद्रा किसी विदेशी मुद्रा के समक्ष होने वाले बाजार आधारित जो कुछ घटनाएं होती हैं। इसके अलावा आपने उसी शब्द को दूसरे अर्थ में पढ़ा कि अवमूल्यन क्या होता है, डिवैल्यूएशन, जब सरकार जानबूझकर ऐसा करती है, अपने मुद्रा का वैल्यू को गिरा देती है विश्व के अन्य मुद्रा के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। और इसका उल्टा आपने सीखा कि रिवैल्यूएशन भी होता है और अप्रिसिएशन भी होता है, ठीक है। तो और वास्तव में अगले दिन हम लोग चालू खाता घाटा, पूंजी खाता, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन, उसके बाद कन्वर्टेबिलिटी क्या होता है इत्यादि जानेंगे। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, बने रहिए इस चैनल में, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।